गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कल की क्लास में कौन कौन नहीं था? 1 2 3 4 5। आप लोग भी नहीं थे? ठीक है। कल हमारी ब्रीफ क्लास हुई थी, हल्की फुल्की सी, और उस क्लास में हमने थोड़ी बहुत चर्चा इस बारे में की थी कि आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं, इस बारे में, और कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से उसके रास्ते हैं, है ना। तो उस बारे में लगभग चर्चा हुई थी। हम सब्जेक्ट पे नहीं आए थे, ठीक है। आज हमारे मेन सब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए, क्वेश्चन आएगा तो पूछ लीजिएगा, जैसा भी क्वेश्चन आपके मन में रहे, कोई डाउट में मत रहिएगा। आपके सिविल सर्विस के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक महत्वपूर्ण सिलेबस का एक अंग है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। और प्रीलिम्स में तो है ही। प्रीलिम्स में इससे हर साल लगभग एवरेज अगर निकाल ले तो 10 से 12 के आसपास क्वेश्चन इससे आते हैं। इंडियन हिस्ट्री, इतिहास प्लस फिलॉसफी, दर्शन, जो कि हम हिस्ट्री का पार्ट लेकर ही चलते हैं इसको भी, तो दोनों को मिला करके एक साल तो 15 के आसपास क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन एवरेज अगर निकाल ले तो यहां से कम 10-12 क्वेश्चन आना फिक्स है। तो अगर 100 क्वेश्चन आने हैं और उसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको 10-12 नंबर दे रहा है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है। और अपने आप में इतिहास जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, बहुत बड़ा है। उसको कवर करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। उसको फिर याद करो, उसके बाद फिर उसमें क्वेश्चन बनाओ, तो इसमें तो आपको समय देना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पेपर नंबर 3 में पार्ट 1 के रूप में इसको जोड़ा गया है। और जब आप मेंस में जाते हैं तो यहाँ से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 75, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक बड़ा वेटेज ये रखता है। और इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट को टच देता है अपना, या उसको हेल्प करता है, ठीक है। अगर हिस्ट्री आपका ठीक ठाक है तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने का जो प्रैक्टिस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, हिस्ट्री से, ठीक। तो भारत का इतिहास में स्टार्ट करने से पहले, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो क्या है ये, कोई बता सकते हैं इतिहास क्या है? जी, स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है। और देखो, इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं पूछ रहा हूँ कि अगर आप बताएंगे गलत हो जाएगा तो फिर जो है आपका माइनस मार्किंग चला जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं। मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे कि इतिहास क्या होता है। ओके, ये भी ठीक है। और क्या है इतिहास? अतीत का क्या घटना है, उसका अध्ययन करना, अच्छी बात है। और इधर से क्या है? क्या पता सर क्या है? बताओगे तो समझ आएगा। देखो, कोई इतिहास का कोई अप्रोप्रिएट परिभाषा नहीं है। जितने भी इतिहासकार होते हैं वो अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पढ़ने के दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास हमारी
अतीत की जो घटनाएं हैं, जो पास की घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, उनका एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक विश्लेषण है, उनका साइंटिफिक स्टडी करना है। साइंटिफिक शब्द बोल रहा हूं यहां पे, विथ प्रूफ। साइंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ होना चाहिए। तो हर वो चीज जो पिछले जीवन में या आपके अतीत में घटी हुई है, वो हर घटना इतिहास नहीं है। इतिहास वो तभी कहलाएगा जब उसका प्रूफ होगा, है ना। कहानियां होती बहुत सारी, दंत कथाएं बोलते हैं उसको, उनके प्रूफ नहीं होते तो बोलते हैं ऐतिहासिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है। तो प्रूफ दिखाओ। जिसका प्रूफ नहीं है वो इतिहास नहीं है, ठीक है। तो जिसका प्रूफ होता है वही इतिहास कहलाता है। तो यहां पर प्रूफ होना चाहिए, उसके सोर्स होना जरूरी है। जो भी आप जी बताएंगे आगे, उस पर तो चर्चा लंबी होनी है, वो तो मेन सब्जेक्ट ही है आपका, इतिहास जानने के सोर्स। तो सोर्स पे तो हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, वो क्या होगी। अभी हम जनरली समझ रहे हैं कि इतिहास क्या है, ठीक है। तो एक तो ये बोल सकते हो कि एक साइंटिफिक स्टडी करना इतिहास है, जो पास्ट की घटनाएं हैं उसकी, पहली चीज। जनरली और क्या कह सकते हैं इसको? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कहानियों का संग्रह। अगर आप इसको साइंटिफिक वे में ना भी देखें तो एक कहानियों का संग्रह है, और ऐसी कहानियां जो सच पे आधारित है, और वो आपको प्रेजेंट में हेल्प करती है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। आप ये भी कह सकते हो, अगर आप अशोक के बारे में पढ़ रहे हो तो एज अ स्टोरी पढ़ रहे हो उसको। अगर आप अकबर के बारे में पढ़ रहे हो तो एज अ स्टोरी पढ़ रहे हो उसको। पुराणों के बारे में, पुराण क्या है? पुराण कलेक्शन ऑफ स्टोरी है, अपने आप में वो स्टोरी है, कहानियों का संग्रह है। जब लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई कि समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहाँ पर पुराण लिखे गए। और पुराणों में क्या है, उपनिषद में क्या है? कहानियाँ हैं, जिसके माध्यम से लोगों को शिक्षा दी जाती है कि आपको ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें करनी है। या आगे आएंगे आपको उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, सब पढ़ेंगे। ये एक बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? इतिहास जो है एक प्रकार से कम्युनिकेशन है आपके पास्ट और आपके प्रेजेंट के बीच में, ताकि आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। ये भी कह सकते हो आप। जो भी आज घटनाएं घट रही है वो जरूरी नहीं कि पहली बार घट रही है, वो पहले भी हो चुकी होती है। तो आप उससे सीख करके अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर जो है उसको सुधार सकते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं कि भारत जो है लगभग 200 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का भाग रहा, मतलब उनका गुलाम था ब्रिटिशों का। तो भारत के गुलाम बनने के पीछे, उनकी कॉलोनी बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? आपने 10 तक तो कम से कम हिस्ट्री पढ़ी ही है। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल भी महात्मा गांधी को नहीं जानते, भगत सिंह को नहीं जानते, जानते हैं ना। तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा भी है। तो आप ये बताइए कि भारत के 200 साल की गुलामी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मेरे घर में रॉ मटेरियल अच्छा है तो मैं गुलाम क्यों बन जाऊंगा? यूनिटी। हाँ हाँ, ये है सबसे बड़ा कारण। क्या था? हमारे पास यूनिटी नहीं थी। हम एक देश के रूप में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ पर 600 से ज़्यादा रियासतें थी। रियासत मतलब छोटे छोटे स्टेट्स, राज्य, प्रोविंसेस, ठीक। दुश्मन ना भी हो एक दूसरे के तो दोस्त भी नहीं थे। अगर उस पर हमला हो रहा है तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया। और ये बात सिर्फ आधुनिक काल की या मॉडर्न इंडिया की नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। चाणक्य जब अपने नॉर्थ वेस्ट में था, तक्षशिला में, उस समय पर भारत में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको आप कहते हो सिकंदर, उसका इन्वीजन हुआ था, उसका आक्रमण हुआ था। उसने मगध आकर के चेताया नंद राजाओं को, घनानंद को, कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, भैया बचा लो। तो बोले हमको क्या करना है, वो तो उधर हो रहा है।
उसने बताया कि देखो बॉर्डर में है वो, अगर बॉर्डर सेफ नहीं रहेगा तो कल को तुम भी सेफ नहीं रहोगे। तो उसने ध्यान नहीं दिया और बाद में अलेक्जेंडर घुस गया अंदर। उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इन्विजन होते रहे। कारण क्या था कि एक राजा बोलता था कि मैं मगध का राजा हूं, एक राजा बोल रहा है कि मैं तक्षशिला का राजा हूं, एक राजा बोल रहा है कि मैं पुरु का राजा हूं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि हम संपूर्ण देश के राजा हैं। पहली बार जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अखंड भारत होता है वो था चाणक्य। उसके पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि भारत जैसा कुछ है। तब चंद्रगुप्त मौर्य आए और उसने पूरे भारत को सेंट्रलाइज, और तब एक अखंड भारत का जो आप पिक्चर देखते हैं, है ना, जो हमारे संसद में अभी जो फोटो लगी हुई है, जो मैप बना हुआ है भारत का, वो अखंड भारत नहीं है, वो मौर्यकालीन भारत है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के भारत है, जब भारत की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत थी। ये उसकी फोटो है। तो वो हमने उसको रिप्रेजेंट किया कि हम ये थे, है ना। तो ये कम्युनिकेशन जब आप सीखते हैं, अपने पास से अपना प्रेजेंस सुधारते हैं और फ्यूचर के लिए अपने आप को सेव करते हैं। अब हमको पता है कि जैसे हम लड़ेंगे वैसे ही क्या होगा, दूसरा कोई इसका फायदा उठा लेगा। तो इतिहास आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है किस सिचुएशन में और क्या नहीं करना। एक और एग्जांपल लिख देते हैं। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये विश्व की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, प्रथम शहरी सभ्यता थी, है ना। आज से कितने साल पहले? तो मोटा मोटी मान लीजिए आज से लगभग 5000 साल पहले ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी, इंडस वैली। और हम इसके लिए कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं? अर्बन। हमने शहर बसाया आज से 5000 साल पहले, और वो इतना डेवलप था, इतना विकसित था और इतना व्यवस्थित था कि हम उस शहर की तुलना आज के शहर से करते हैं तो वो हमसे ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। उनकी सड़कें, उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनकी इमारतें, उनकी नालियां, उनके शहरों का मैनेजमेंट सब बेहतर था। उनके जो शहर बसाए गए, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सारे शहर, वो वेल प्लान्ड थे, नियोजित थे, सेक्टर्स में बटे हुए थे। और सेक्टर्स का चलन तो आधुनिक काल में आया, जब शहर हमने बसाना स्टार्ट किया। रायपुर सेक्टर्स में बटा है क्या? नया रायपुर बसा है। जब हमको अपनी गलती का एहसास हुआ तब हमने शहर बसाया, तब हमने देखा ये लोगों ने 5000 साल पहले ऐसा शहर बसाया जो सेक्टर्स में बटा था, जिसकी सड़कें आपस में 90 डिग्री में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी। तो इतनी प्यारी सिविलाइजेशन थी, हमने कभी उसको तवज्जो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पढ़ते तो दे पाते, समझते तो दे पाते, इतिहास पढ़ा ही नहीं। तो रायपुर देख लीजिए आप कैसा बसा हुआ है। ऐसी ऐसी गलियां हैं रायपुर में कि मतलब आप 2 आदमी एक साथ ना गुजर पाए, कहीं कहीं पे ऐसी गलियां हैं। ठीक, नालियों को देख लीजिए। अभी तो खैर गर्मी का सीजन आ रहा है, बस 3 महीने रुक जाइए। ये जो सामने थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वो अनुपम गार्डन वाला जो इलाका है, 15 मिनट पानी गिरता है। अब ये सबसे पॉश इलाका है रायपुर का, पॉश इलाकों में से एक है, बिजनेस हब है, यहाँ से लेकर के पूरा जयस्तंभ चौक। उस एरिया में आप सोचिए 15 मिनट पानी गिरता है तो मतलब घुटने तक का पानी भर जाता है। जो स्कूटी में रहते हैं बेचारी लड़कियां, वहां फंस जाती और निकल ही नहीं पाती। लड़के लोग हिम्मत करके निकल जाते हैं बेचारे कि चलो फंस जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग निकल जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है फंस जाते हैं, इतना पानी भर जाता है। उनकी नालियों में, इंडस वैली के आप देखोगे ड्रेनेज सिस्टम में, तो नालियों में छन्नी की व्यवस्था थी, फिल्टर लगे होते थे।
अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप हमारे यहाँ के नालियों में फिल्टर लगा देंगे तो नाली का पानी पूरा बाहर बहेगा, क्योंकि नालियाँ इतनी गंदगी से पट चुकी है। तो 5000 साल पहले के जो लोग थे वो इतने सिविलाइज थे, इतने मैनेज थे, इतने व्यवस्थित थे, और हम कहाँ पे हैं आज? कारण क्या है कि हमने उसको सीखा ही नहीं। तो कभी उसको देख करके सीख लेते तो आज जो शहरों की व्यवस्था है वो कई गुना अच्छी हो सकती थी। ये सिर्फ रायपुर की बात नहीं है, आप दिल्ली में चले जाइए, आप बॉम्बे में चले जाइए। बॉम्बे में तो और बुरा हाल होता है, वो तो मेट्रो सिटी है, जबकि उसके बाद भी वहाँ का वो हाल है। तो इतिहास ना पढ़ने के ऐसे गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमने कुछ सीखा नहीं। जैसे हमारे यहाँ हमेशा पेंडेमिक आते रहती है, और ये इतिहास रहा है कि लगभग 100 साल में हमारे यहाँ पेंडेमिक आता है ना। अब पेंडेमिक जब पहले आता था तो लगभग आधी जनसंख्या मर जाती थी। अगर किसी शहर में पेंडेमिक हुआ है, महामारी आई है, तो 50 से 40% जनसंख्या मर जाती थी, कोई बचता नहीं था। आज इमेजिन कीजिए अगर ऐसा होता तो कितने लोग मरते। जब यहाँ पेंडेमिक आया था ना, अभी ये क्या बोलते हैं उसको, कोरोना, तो कोरोना में विदेशी जो लोग थे, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के लोग, वो लोग भविष्यवाणी कर दिए थे कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग मरेंगे। लेकिन भारत ने सीखा उससे कि कैसे उसको मैनेज करना है, और दुनिया का बेस्ट कंट्री निकल के आया भारत, जिसने कोरोना को सबसे बेहतर तरीके से मैनेज किया। इवन झुग्गी बस्तियों में तक फैलने से उसको रोका। तो कहीं ना कहीं हमने सीखा भी। तो जहां सीखा हमने बेहतर किया, और जहां नहीं सीख पाए वहां बेहतर नहीं है। तो इतिहास ये क्या है? एक प्रकार से कम्युनिकेशन भी है, जो आपके पास से आपको फ्यूचर तक लेकर के जाएगा, अगर आप सीख पाए तो। ठीक, तो ये है हिस्ट्री। वैसे फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। वैसे इसको फादर ऑफ हिस्ट्री नहीं कहना चाहिए, हिस्ट्री राइटिंग कहना चाहिए, इतिहास लेखन का पिता कहना चाहिए। क्योंकि दुनिया में इतिहास पर बेस्ड जो पहली किताब आई थी उसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्ट्री शब्द इसी से आया, हिस्टोरिका ये पहली किताब थी, हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका के जो राइटर थे वो यही थे, हेरोडोटस। यूनानी व्यक्ति थे, है ना, और लगभग 4th-5th सेंचुरी के आसपास, 4th-5th सेंचुरी बीसी के आसपास इनका समय था। और भारत में इनको हरिदत्त कहा जाता है। हम लोग क्या सबका नाम चेंज करने की परंपरा है, तो जिसका नाम अच्छा लगता है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अलेक्जेंडर आया तो उसका नाम हमने रखा अलेक्जेंद्र, और जब वो मजा नहीं आया तो सिकंदर नाम रख दिया उसको। अब सिकंदर का अलेक्जेंडर से कोई वास्ता ही नहीं है। अब बोलोगे तो सिकंदर है, तो हाँ बेचारा अलेक्जेंडर बोलेगा कि सिकंदर कौन है, तो तेरा ही नाम है। तो हम लोग नाम वाम चेंज कर देते हैं। जैसे कॉलेज में आप लोग नाम चेंज करते हैं ना, स्कूल में टीचर्स का, सबके निकनेम होते हैं कि नहीं होते? तो वैसे ही हम लोग सबके निकनेम रखने के लिए माहिर हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। लेकिन हेरोडोटस से पहले ही भारत में बहुत सारे ग्रंथ जो है वो रचे जा चुके थे, क्रिएट थे। ठीक, तो हमारी हिस्ट्री इनसे बहुत पुरानी है। ठीक, चलिए अब जो भारत है हमारा, भारत का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है, और दुनिया में कम ही कंट्री ऐसे हैं, कुछ ही देश ऐसे हैं जिनका इतिहास 1000-2000 साल पुराना है, और हम उनमें से हैं जिनका इतिहास लगभग 5 से 7 हजार साल पुराना है।
अगर आज से कैलकुलेट करोगे 5 से 7 हज़ार साल पुराने हम हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका 18 सेंचुरी में पैदा हुआ, ठीक है। 18 सेंचुरी में देखो, प्राचीन सभ्यताओं में एक तो भारत आ जाता है, जिनकी सभ्यता बहुत प्राचीन है, इंडिया है, ठीक है। हाँ, इजिप्शियन है, मिस्र की सभ्यता, एक यूनानी है, ग्रीक सभ्यता, ठीक है, जिसको दजला एंड फरात कहते हैं, एक चाइनीज सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, ठीक। तो लेकिन ये सारी सभ्यताएं जो है वो लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। मिस्र की सभ्यता खत्म हो चुकी है। आज जो वहां पे लोग हैं वो अपनी सभ्यता को रिप्रेजेंट नहीं करते। चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता ये सबसे प्राचीनतम है और आज भी अपने उसी स्तर पर है जैसे वो प्राचीन काल में थी। हाँ, मॉडिफाई तो हो जाता है समय के साथ साथ, लेकिन फिर भी वो काफी हद तक अपने पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। आज जो हम हैं वो हमारा पास्ट का देन है। लेकिन आप जब मिस्र जाओगे तो मिस्र में आपको सिर्फ उसके स्मारक दिखेंगे प्राचीन, जो मॉन्यूमेंट्स है, जो उनकी गीजा की का जो वो है पिरामिड है, वो सब। लेकिन आज वो जो वहां पे लोग रहते हैं उनकी संस्कृति अब अलग हो चुकी है, मर चुकी है, खत्म हो चुकी है ना। आप इराक, ईरान चले जाइए, वहां की संस्कृति जो प्राचीन थी वो खत्म हो चुकी है और बचा खुचा जो संस्कृति था प्राचीन उसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। जहां जहां पे वो गए वहां वहां पे उन्होंने कई तरीके से इन्वाइट किया। देखो, इन्विजन जो होता है कई प्रकार का होता है। एक तो सेना लेके घुस जाओ, आप अपनी आर्मी के साथ इन्वाइट कर दो और किसी को मार वार के उस पर कब्जा कर लो, तो ये होता है पॉलिटिकल इन्विजन, राजनीतिक आक्रमण। तो पहला फेज यही होता है। दूसरा होता है आर्थिक आक्रमण, इकोनॉमिक इन्विजन, किसी की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लो। अंग्रेज ये भी करते थे, ठीक। और तीसरा सबसे खतरनाक होता है सोशल या फिर कल्चरल इन्विजन, सांस्कृतिक आक्रमण। किसी की अर्थव्यवस्था अगर आप बिगाड़ देते हो तो शायद वो भविष्य में आकर के ठीक हो जाए। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिगाड़ देते हो या उस पर कब्जा कर लेते हो तो शायद वो आगे जाकर के ठीक हो जाए। लेकिन अगर किसी की संस्कृति, किसी का कल्चर आप खत्म कर दिए, उसको इन्वाइट करके उसको पूरा अपने में मिला लिए, तो वो शायद ही कभी वापस आ पाए। और यही हुआ बाकी देशों के साथ, अंग्रेजों ने किया। हमारे साथ भी कोशिश थी लेकिन हम लोग बच गए बहुत हद तक। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना है? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी थी। अब तो दिखते नहीं है वहां, कहाँ गए? वहां के जनजातियां, वहां के आदिवासी, वहां के जो वो थे मूल निवासी बोलते हैं जिनको, कहाँ गए? क्या उनका कहीं पे वहां अस्तित्व दिखता है? जब आप ऑस्ट्रेलिया नाम सुनते हैं तो आपको क्या दिखता है? गोरे लोग दिखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, बीचेस सुंदर सुंदर दिखते हैं, तो वहां की संस्कृति तो आपको दिखती नहीं है। न्यूजीलैंड, वहां की सबसे बड़ी कम्युनिटी थी माओरी। माओरी नाम है वहां की जनजातियों का, माओरी कहते थे। ये क्वेश्चन आता भी है बीच बीच में कि माओरी जनजाति कहाँ से है, तो वो न्यूजीलैंड से। अब क्या उनका रिप्रेजेंटेशन आपको दिखता है कहीं पॉलिटिक्स में या कहीं भी? नहीं दिखता। रेड इंडियंस, अमेरिका, तो अमेरिका में आपको दिखता है डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, वेगस, ये सब दिखता है ना। जब उस अमेरिका का नाम सुनते हो तो न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी, तो ये तो उनके जो कल्चर था उसको रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। आज भी वहां के जो मूल निवासी है वो अपने हक के लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं कि लड़ रहे हैं? बराक ओबामा ले दे के बेचारे राष्ट्रपति बने थे, वहां के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन फिर भी लगभग लगभग उनका कल्चर जो है वो खत्म हो गया। ये भी किसकी देन है? यूरोपियंस की या ब्रिटिशर्स बोल सकते हो आप। वैसे कॉलोनी वो एक की नहीं थी, वो सारे लोग थे, फ्रांस था, स्पेन था, सब वहां घुस चुके थे, पुर्तगीज, सब ने मिलकर के
ये लोग क्या करते थे, जिसको इसको सजा देना है, जिसको इसको पनिशमेंट देना है, देश निकाला, उसको कहां भेज दो, अमेरिका। तो यूरोप में जिसको जिसको पनिशमेंट मिलता था वो सबको उठा के कहां भेजते थे लोग, अमेरिका। तो अमेरिका में धीरे धीरे करके एक बड़ी सी बस्ती बन गई और वो 7 भाग में विभाजित हो गई। और बाद में वो बस्तियों के लोगों ने विद्रोह कर दिया अपने आकाओं के ऊपर, और वहां पर हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775। और उसके बाद फिर अमेरिका एक नया अस्तित्व में आ पाया। तो उसका इतिहास अभी अभी का है, लेकिन हम जो है वो आज से 5000 साल पुराने हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपको पूरे 5000 साल का इतिहास पूछा जाएगा। तो प्राचीन होने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी पड़ेगी। तो ये एक प्रकार से गर्व की बात भी हो सकती है, आप इसके लिए प्राउड भी फील कर सकते हैं, लेकिन जब आप पेपर देंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। तो किस चीज़ में आप कंफर्टेबल है ये मायने नहीं रखता, जो है वो तो रहेगा ही। तो सिचुएशन जैसा भी आए आपको हैंडल कर लेना है। ठीक है। अब भारत का इतिहास, भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे अनोखा है। हर देश में एक प्रकार के लोग रहते हैं, एक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, एक प्रकार की संस्कृति होती है, एक प्रकार का धर्म होता है, एक प्रकार की लगभग लगभग वहां के एटमॉस्फेयर होती है, जलवायु होती है। ये सब देश में ऐसा है क्योंकि वो देश बनने का आधार ही वही था यूरोपियंस की नज़र में। फिर जब हमारे देश की बारी आई तो यहां तो कुछ भी एक नहीं है, ना एक धर्म है। एक धर्म देश का तो छोड़ो, परिवार का नहीं है। पिता शिव का भक्त, बेटा भगवान कृष्ण को मान रहा है, उसका बेटा राम जी का भक्त, उसका बेटा सन्यासी, आने वाली पीढ़ी बौद्ध हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इतिहास में उठा लो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैन, उसका बेटा हुआ बिंदुसार, बिंदुसार आजीवक, एक सेक्ट था, एक धर्म था आजीवक, आजीवक। बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, वो शैव। अब उसका दिमाग खसक गया बाद में, तो उसने कहा कि नहीं शैव छोड़ दो, शांति ले आओ, तो बोले बौद्ध। 3 पीढ़ी 4 धर्म, एक ही घर। इतनी डाइवर्सिटी लेकर के भारत जी रहा है। ये धर्म की बात, वैसे ही कल्चर के साथ है, वैसे ही भाषा के साथ है। हर देश में एक, जैसे मैंड्रिन एक भाषा है चाइना में, तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक सब जगह एक ही भाषा बोली जाती है। यहाँ तो 10 कोस से पानी और 20 कोस से पानी बदल जाता है। बोलते हैं ना, कहावत है छत्तीसगढ़ में कि हमारे यहाँ 10 कोस से पानी और 20 कोस से पानी बदल जाते हैं। मतलब जब आप 10 कोस आगे जाएंगे तो आपको पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, और 20 कोस आगे जाएंगे तो आपको भाषा में कुछ बदलाव महसूस होगा। और ये बात एकदम सत्य है, सिर्फ कहावत नहीं है। आप सेंट्रल छत्तीसगढ़ में रहिए, प्योर छत्तीसगढ़ ही मिलेगा। आप थोड़ा सा ईस्ट चले जाइए उड़ीसा बॉर्डर तरफ, तो आपको उड़ीसा मिक्स छत्तीसगढ़ ही मिलेगा। आप वेस्ट चले जाइए तो मराठी मिक्स छत्तीसगढ़ ही मिलेगा। नॉर्थ की तरफ जाओगे, उत्तर की साइड, तो वहां पर आपको यूपी और बिहार का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और साउथ में तो पूरा ट्राइब है, वहां पर हल्बी से लेकर के आंध्रा का सबका मिक्सचर आपको मिल जाएगा। तो एक छत्तीसगढ़ में ही इतनी डाइवर्सिटी है, तो आप इमेजिन कीजिए कि पूरे भारत का क्या हाल है। तो इसीलिए भारत को किसी भी और देश के साथ तुलना करने पर कभी भी जो पैरामीटर सेट है उसमें हम सेट नहीं हो पाएंगे। आप जितना भी इंडेक्स देख लो जो साल भर में आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स, जो मेजरमेंट करते हैं कि कौन सा देश टॉप पर अच्छा है इस मामले में, कौन सा देश सबसे नीचे है, उसमें हम कभी अच्छे नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा पैरामीटर अलग है भैया, हमारा पैरामीटर अलग है। तुम्हारे में सेट हम हो ही नहीं सकते, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस खराब होता है। तो पैरामीटर्स तुमने सेट किया है, हमने सेट नहीं किया है। तो भारत इतनी विविधताओं के साथ जी रहा है, कितने चैलेंजेस होंगे सोचिए। कोई विदेशी यहां जब आता है
तो वो परेशान हो जाता है कि कैसे लोग हैं ये लोग। ब्रिटिश कभी समझ ही नहीं पाए भारत को। जब भारत में वो आए तो वो ऐसे देश से थे जहां पर एक धर्म है, एक प्रकार का मौसम है, सब चीज़ एक ही है। यहाँ उनका दिमाग खराब हो गया। ये आए थे साउथ से, तो साउथ में थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा उमस वाला माहौल रहता है, ठीक। परेशानों के ऊपर चले गए तो वहाँ ठीक था मौसम, लेकिन गर्मी बहुत। और उसके बाद फिर सबसे अच्छा लगा उनको कहाँ पर, ऊपर कश्मीर तरफ। आप देखोगे डलहौजी, शिमला उनकी राजधानी बना दी है बाद में। ठंडा ठंडा रहता है, यूरोप का मौसम यहाँ का मौसम दोनों अच्छा है, तो यहीं पर राजधानी बनाते हैं। तो आपने विंटर सेशन की, ग्रीष्मकाल की राजधानी भी उनको बनाया डलहौजी ने, शिमला को। तो भारत को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। जो यहाँ का है वही इसको समझ सकता है और वही इसको चला सकता है। तो इतनी विविधताओं के साथ हमारा देश, और संस्कृति में भी आपको वो चीज़ मिल जाएगा, इतिहास में भी मिल जाएगा, वही सब आपको पढ़ना है। इसलिए हमारा इतिहास जो है वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, कठिन है, ठीक, लेकिन कहानियों से भरा हुआ है, बहुत एडवेंचर से पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। खैर, अच्छा, भारत के कितने नाम जानते हैं आप लोग? एक भारत, भारत, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो भारत दैट इज इंडिया लिखा हुआ है, तो एक होता है इंडिया, ठीक। एक आर्यवर्त, हाँ, एक आर्यवर्त हो गया, एक हो गया जम्बू द्वीप, और बताओ, यिंतु, हाँ यिंतु, ठीक है। और हो सकते हैं क्या? भारतवर्ष तो भारत ही है, ठीक है। हिंदुस्तान भी लिख देते, चलो। ये हो गए। कहीं कहीं पर ब्रह्मावर्त नाम मिलता है, लेकिन ब्रह्मावर्त उतना सही नहीं है, वो अलग एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कहा जाता था। तो ये इतने सारे नाम हैं, अब नाम में भी विविधता है। भारत नाम कैसे पड़ा है भारत का? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोग अलग अलग बातें इसके लिए करते हैं। जैसे भारत जो नाम पड़ा है, एक कहानी ये कहती है कि वैदिक काल में, लगभग आज से 3-4 हजार साल पहले, हमारे यहाँ पर एक जो कम्युनिटी थी, ट्राइब था, कबीला था, जिसको कहते थे भरत कबीला, भरत ट्राइब, भरत। तो उस भरत ट्राइब के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। एक ये कहती है। एक राजा दुष्यंत और एक शकुंतला की प्रेम कहानी आपने पढ़ी होगी कभी, ठीक। अभिज्ञान शकुंतलम करके एक है कालिदास की रचना, है ना, तो वो पौराणिक है कथा। तो इनके बेटे हुए जो बहुत शक्तिशाली हुए, जो बाद में भारत के राजा बने थे, उनका नाम भी भरत था। तो राजा भरत के नाम से भारत नाम पड़ा है, ऐसा मान्यता है। कुछ कुछ लोग रामायण से भी जोड़ते हैं कि राजा भरत वो भरत थे, क्योंकि वो उन्होंने शासन किया था, तो इसलिए उनका नाम से पड़ा था। हालांकि इसकी थ्योरी बहुत कम लोग देते हैं, ठीक। और एक जैन परंपरा के अनुसार है, जैन परंपरा में भगवान ऋषभ देव के 2 पुत्र हुए, 2 बेटे हुए उनके। एक का नाम था राजा भरत और एक का नाम था राजा बाहुबली। तो फिर जैन परंपरा में यह बताया जाता है कि उनके बेटे के नाम से राजा भरत का नाम पड़ा था। ये लोग भी अयोध्या के थे, ठीक। तो यहां पे भी इतने सारे कहानियां निकल के आती है आपके भारत नाम के पीछे। इंडिया, इंडिया नाम कैसे पड़ा है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इंडस रिवर के नाम से हमारा नाम जो है इंडिया पड़ा है, ठीक है। यूनानी जो थे, जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स कहा करते थे जो सिंधु नदी थे उसको इंडस,
क्योंकि वहां पे प्रोनाउंसिएशन स नहीं है, ठीक है, तो वहां पर वो स हो गया ई। तो इंडस रिवर, सिंधु नदी हो गया इंडस रिवर। सिंधु नदी कहां पर है? तो वो तिब्बत मानसरोवर से निकल करके जम्मू कश्मीर होते होते पाकिस्तान तरफ जाती है, ठीक है। तो वो नदी क्रॉस करके जब इंडिया के अंदर आए, वो भारत के अंदर, तब यहां से नाम क्या पड़ा? इंडिया नाम पड़ा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और आर्यावर्त, आर्यावर्त का मतलब होता है जहां पर आर्यों का रेसिडेंस हो, जहां पर आर्य रहते हो, ठीक। तो भारत में जो सबसे पहले के लोग हैं, जो वैदिक एज के, तो वैदिक एज के लोगों को कहा जाता था आर्य। तो जहां पे आर्य रहते हो वो आर्य, तो ये हो गया आर्यावर्त, एक नाम पड़ गया, ठीक। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप एक्चुअल भारत का नाम नहीं है, ये पूरा भारत जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसको मिला करके ये बनता है, ठीक है। तो जैसे आप भारत का नक्शा देखोगे तो भारत, इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से और आगे जाइए आप, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ईरान तक, ठीक। और इधर म्यांमार, ये सबको मिला दोगे तो ये होता है जम्बू द्वीप, ठीक। तो ये जम्बू द्वीप इसका नाम है। येंतु, जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे भारत, जैसे वेनसोंग, फाहयान, फाहयान ने पहली बार ये नाम शब्द लिया था येंतु का, उसके बाद फिर वेनसोंग ने भी इसके लिए ये शब्द यूज किया था, ठीक, येंतु। और हिंदुस्तान पर्शियन नेम है, ठीक है। हिंदुस्तान, जो ईरान से लोग आए भारत, ईरान की तरफ से, उन्होंने भी सिंधु नदी को क्रॉस किया और वो उसको बोलते थे हिंदू नदी, और हिंदू नदी के पार में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी, तो यहां से फिर हिंदुस्तान नाम भारत में आया। तो इतने सारे अलग अलग नाम और उसके पीछे की कहानियां हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये सबसे भी प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं, उनकी मर्जी कुछ ही पूछ लेते हैं कभी भी। कभी कभी क्या होता है कि एक आपको डेफिनेशन दे देगा, लिखा हुआ परिभाषा, बोलेगा ये किस चीज की परिभाषा है, तो ऐसा भी होता है। जैसे आप हिंदी वगैरह पढ़ोगे आगे जाकर के, तो संधि है, संधि समास पढ़ते हैं ना, तो उसकी डेफिनेशन दे देगा कि ये है ऐसा, ये किस चीज की परिभाषा है। तो कभी कभी ऐसे भी सिली वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग डेटिंग, काल निर्धारण। क्योंकि इतिहास क्या है, समय का ही तो खेल है, तो समय तो पहले जान लो कब हो आप, कहां से आया, क्या चीज आया, कैसे कैसे। तो अब दो शब्द आप सुनोगे अभी इतिहास में आगे जाकर के, बीसी, ठीक। आप लोग में बहुत सारे लोग को पता होगा कि बीसी का मतलब क्या है, ठीक है, कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। अब ये इतिहास पूरा बेस्ड है किस पर? ये दो शब्दों पर, बीसी और एडी, ये दो शब्दों पर बेस्ड है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, अगर आप सामान्य शब्दों में कहें तो। और एडी का मतलब होता है एना डोमिनी। एना डोमिनी जो है, एना डोमिनी, ये एना डोमिनी जो है वो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है एरा ऑफ द गॉड, ईश्वर का युग। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है क्राइस्ट से, मतलब कि ईसा मसीह से पहले। तो ये सारा कहानी किसका है? कैलेंडर सिस्टम का। कैलेंडर सिस्टम का मतलब समझते हैं? ये दुनिया जो चल रही है, समय जो चल रहा है, वो किसी ना किसी कैलेंडर पर बेस्ड होना चाहिए। हमारे यहाँ पर और पूरी दुनिया में
अलग अलग जगह पर अलग अलग कैलेंडर चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश लगभग लगभग पूरे दुनिया में राज किए यहाँ वहाँ जा करके, और उन्होंने अपने यहाँ पर जो कैलेंडर सिस्टम चल रहा था उसी कैलेंडर सिस्टम को पूरे दुनिया में थोपा। तो सबकी एक प्रकार से नीड हो गई, एक मजबूरी हो गई कि हमको उसी कैलेंडर को मानना पड़ा। तो सारे लोग लगभग लगभग एक ही कैलेंडर को अपना रहे हैं, और उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले ध्यान रखिएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये जो बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही आया है। ठीक, तो यहां पर इतिहास का दो पार्ट है। एक वो इतिहास जो ईसा मसीह से पहले का है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का। तो जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का इतिहास है, उनके सामने जो डेट आएगा उस पर हम क्या लिखेंगे? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले। और जो इतिहास उनके बाद हुआ है, जो घटनाएं उसके बाद हुई है, उस घटनाओं के सामने जो डेट आएगा उसमें हम क्या शब्द जोड़ेंगे? एडी जोड़ेंगे, एना डोमिनी जोड़ेंगे। ठीक, अब हुआ क्या कि इसमें एक प्रकार से किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नाम आ रहा था, इशू, तो बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक, तो बीसी हो गया BCE। तो अब जो लिखा जाता है वो BCE होता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक, तो अब ये बिफोर क्राइस्ट नहीं रह गया। अब इसको पूरे विश्व में जो रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, जो मान्यता मिलती है, वो किस नाम से है? बिफोर कॉमन एरा के नाम से है। ठीक, और इसके लिए एना डोमिनी शब्द अभी भी यूज किया जाता है, एडी। हाँ, सी भी लिख देते हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर बुक्स में आपको, ठीक। अब आप एक बताओ, जैसे यीशु का जन्म हुआ मान लीजिए जिस दिन भी, उस दिन को अपन शून्य मान लिए, 0 मान लिए। ठीक है, अब इसके जो पहले का समय होगा वहां पे क्या आएगा? BC या BCE, और इनके बाद का समय AD आएगा। ठीक, तो अगर मुझे लिखना है कि ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले, तो आप उसको क्या लिखोगे? 200 BC। अगर मुझे बताना है कि ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, तो 500 BC। तो यहां पर आप एक चीज देखोगे कि जो BC वाला एरा है उसमें जो बड़ा डिजिट है, जो बड़े अंक है, वो पहले आएंगे। मतलब आज से 500 साल पहले और आज से 200 साल पहले, ये दोनों ही डेट में कौन सा पहले आया होगा? और जब हम कहते हैं आज से 500 साल बाद और आज से 200 साल बाद, तो अब कौन पहले आया होगा? 500 कैसे आएगा पहले? ये हो गया 200 यहां भी, 200 यहां, 500 यहां भी। अब ये हो गया शून्य, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले का समय एडी है। तो पहले का समय कितना पहले हो सकता है? आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या कि दुनिया में फर्स्ट डे क्या हुआ? अगर कैलकुलेट कर सकते हैं कि दुनिया का फर्स्ट डे ये है, तो हम वहां से स्टार्ट कर लेते। लेकिन कितना पुराना है आप इसको नहीं अंदाजा लगा सकते। तो जैसे आज से 200 साल पहले, आज से 500 साल पहले, तो उसके लिए फिर ये शब्द स्टार्ट हो जाता है, और ये हमेशा कैसे जाएगा? इस साइड बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि 320 ईसा वर्ष पूर्व और 420 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक, ये दोनों में पुराना समय कौन सा है? पक्का? और इसी को मैं कर दूं
AD और AD, तो अब कौन सा पहले आया होगा? तो ये हो गया उल्टा। अब समझ आया? ठीक। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं लाइव वाला। फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, फर्स्ट नहीं, हाँ ठीक है, फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट बौद्ध काउंसिल जो है, प्रथम बौद्ध संगीति, एक घटना है, आपको नहीं पता होगा, एक घटना की मैं नाम ले रहा हूं। प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, ये हुआ था 483 BC में, मतलब 483 साल ईसा वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले। अब सेकंड जो बौद्ध काउंसिल हुआ वो इसके 100 साल बाद हुआ। तो जब इससे मैं कह रहा हूं कि सेकंड बौद्ध काउंसिल जो है वो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल के 100 साल बाद हुआ, तो डेट क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि ये उल्टा जाएगा, तो ये हो जाएगा 383। तो ये BC और AD में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि इसी पे बेस्ड रहेगा आपका आगे का पूरा प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, तो मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको ये क्लियर है, और आगे कहानी लेकर के चलता हूं। ठीक है, काल निर्धारण पढ़ रहे हैं समय के बारे में, और जब आप इतिहास भी पढ़ते हैं तो उसमें इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो जनरली हम पढ़ने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडवेल या थर्ड मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन एक और टेक्निकली इसको डिवाइड किया जाता है, उसको वैज्ञानिक तौर पर विभाजित करने के लिए। तो इसमें पहला एरा जो होता है उसको कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल एरा, प्राक ऐतिहासिक काल। हम लोग प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बाद में जाएंगे, पहले आप ये समझिए कि ये क्या है, इसके ही बेस पर सारा इतिहास है। दूसरा काल होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। और थर्ड होता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एरा। हिस्टोरिकल एरा, ऐतिहासिक काल। तो ये 3 अलग अलग इतिहास के पार्ट हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एरा, प्रोटो हिस्टोरिकल एरा और हिस्टोरिकल एरा, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? प्राक या प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है हिस्ट्री से भी पहले की चीजें, अति प्राचीन, बहुत ज्यादा पुरानी। प्राक मतलब ये होता है प्राचीन, एंशिएंट अपने आप में तो प्राचीन है ही, अब उससे प्राक शब्द जुड़ गया तो और ज्यादा प्राचीन, जब हिस्ट्री भी स्टार्ट नहीं हुआ था। ये उस समय घटना है, और इस घटना में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वो उस समय की बात करता है, ये जो काल है, ये जो एरा है, ये उस समय की बात करता है जहां पर किसी प्रकार का कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ था, कोई भी भाषा सिवाय, क्या बोलते हैं उसको, इशारों से बात करते हैं उसको, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज में इशारों में बात जो होती थी वो थी, इसके अलावा कोई भी बात या कोई भी भाषा यहां पर जन्मी नहीं थी। अब कोई भी भाषा नहीं जन्मी थी तो क्या कोई स्क्रिप्ट होगा, लिपि होगी?
स्क्रिप्ट पहले आती है कि लैंग्वेज? आप लिखना पहले सीखे हैं कि बोलना? तो इनको बोलना नहीं आता था तो लिखना कैसे आएगा? जाहिर सी बात है। तो इस एरा में जो लोग थे, ठीक है, वो विकसित नहीं थे इतने कि अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट वो डेवलप कर पाए। इसीलिए इस समय के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजी पर बेस्ड है। अभी मैं आपको बताऊंगा सोर्स में कि सोर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक लिटरेरी और एक आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रागैतिहासिक काल में कि हमें इस काल के बारे में या जो भी इस एरा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, उसका सोर्स जो है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजी है। ठीक, यानी कि पुरातत्व। किसी प्रकार की कोई लिपि या लैंग्वेज डेवलप यहां पर नहीं हुई थी, और नहीं डेवलप हुई थी इसलिए हमें कोई जानकारी भी उससे नहीं मिलती। ठीक, तो ये पहला पार्ट हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। इसमें आप किसको रख सकते हैं? स्टोन एज। इसमें आप रख सकते हैं किसको? स्टोन एज, पाषाण काल। तो जो पाषाण काल था आपका, वो पाषाण काल के लोग यही थे, साइन लैंग्वेज में बात करते थे, आपस में ऐसा कुछ इनके पास इंटरेक्शन का था नहीं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज नहीं था तो किसी प्रकार की कोई लिपि भी डेवलप नहीं हो पाई, और लिपि डेवलप नहीं हो पाई तो हमें कुछ सोर्स के रूप में मिला भी नहीं। ठीक, तो ये प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बता रहा हूं, समझो। एंशिएंट, मिडवेल और मॉडर्न, इसमें तो मैं बाद में आऊंगा, इसके पहले ये आप समझिए किस चीज में चल रहा है। ठीक, दूसरा पार्ट हम लोग गए किस पर? प्रोटो हिस्टोरिकल एरा में, आद्य ऐतिहासिक काल में। अब यहां से जो मानव था, जो एक ह्यूमन बीइंग था, वो एक स्टेप आगे चला जा चुका था, वो बोलना भी सीख गया था। ठीक, तो यहां पर भी लैंग्वेज डेवलप हो गई थी। ठीक, लैंग्वेज डेवलप थी तो स्क्रिप्ट या लिपि भी डेवलप हो चुकी थी। मतलब जब ये कम्युनिकेट करते थे विथ लैंग्वेज तो उसको ये लिख भी सकते थे। अब लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट क्या है? बताओ। स्क्रिप्ट क्या है? ठीक है, रिटर्न एविडेंस है, लेकिन है क्या? स्क्रिप्ट क्या है? लिपि क्या है? लिखने का तरीका। क्या लिखने का? भाषा को, हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो भाषा आप बोल रहे हो वो भाषा को आप पर्टिकुलर शेप, आकृति के रूप में जब आप इसको प्रदर्शित करते हैं तो वो होती है लिपि। जैसे मैंने कहा आम, तो ये हो गई भाषा जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अब मुझे आपको दिखाना है। तो जब आप भाषा को दिखाना चाह रहे हो तो आप उसको कैसे दिखाओगे? तो एक पर्टिकुलर शेप में, आकृति में दिखाओगे। तो मैंने लिखा आम, अब आम का सीजन आ रहा तो यही निकल गया मुंह से, आम, फलों का राजा। तो ये अब आप आम को लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं जिस भाषा में, आप उसको बोलोगे तो आम ही दिखेगा आपको। अब भाषा एक हो सकती है और एक ही भाषा को आप अलग अलग स्क्रिप्ट में लिख भी सकते हो। जैसे मैंने कहा आम, ये भाषा क्या हो गई? हिंदी। और जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखा तो ये क्या हो गया? लिपि। और लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। तो जो आप हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी है।
जो आप इंग्लिश में लिखे होगे, जैसे मैंने लिखा इस आम को, ये आम, तो अगर मैंने ऐसे आम लिखा तो ये भी तो स्क्रिप्ट है ना, नहीं दिख रहा है क्या? ये भी स्क्रिप्ट है, ये भी स्क्रिप्ट है। दोनों को बोल रहा हूं तो निकल मुंह से आम ही रहा है, लेकिन दिख अलग अलग रहा है। तो स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है भाषा के हिसाब से। भाषा को आप कई स्क्रिप्ट में लिख सकते हो, ठीक, बस वो उसको दिखाने का तरीका है। जो जैसा अंडरस्टैंडिंग जिसका होगा वो उस भाषा में समझेगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सोनिया गांधी जी को जानते हैं आप? अब उनको देवनागरी नहीं आती थी, इटालियन थी ना, तो देवनागरी नहीं आती थी, ले दे के इंग्लिश सीखी थी, तो इंग्लिश उनको ठीक ठाक थी। तो जब भारत में आई तो अचानक से उनको पॉलिटिक्स में जाना पड़ गया, ठीक। अब उनका समय आ गया था कि वो राजमाता बन जाए, लेकिन राजमाता कैसे बनेगी जब तक भाषण देना नहीं आएगा? भारत में तो उन्हीं का राज चलता है जो भाषण देना आता है जिसको। मोदी जी को देख लो, तो भाषण देना उनको आता नहीं था, उनको सिर्फ बोलना आता था, पढ़ना आता था, वो भी देवनागरी में नहीं। और यहाँ की जनता हिंदी वाली, तो इंग्लिश में या इटालियन में तो कोई समझेगा नहीं, तो यहाँ पर उनको लिखा जाता था ऐसे, बोलो आम, आपको क्या बोलना है? आम। तो उनको इंग्लिश में लिख के देंगे, फिर लैटिन भाषा में, लैटिन स्क्रिप्ट में, तो वो पढ़ेगी। तो फिर उनका जो लैंग्वेज निकलता था वो इंग्लिश, और जिसमें वो पढ़ती थी वो सॉरी, जो लैंग्वेज निकलता था वो हिंदी, और जिसमें वो लिखा होता था वो इंग्लिश होता था। तो ये है भाषा और लिपि। ठीक है। तो भाषा, अगर हम प्रोटोहिस्टोरिकल एज की बात कर रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की, तो इस एरा में भाषा जो है वो डेवलप हो चुकी थी। तो भाषा डेवलप हो चुकी थी तो लोगों ने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आकृतियां भी बना ली थी, तो लिखना भी लोगों को आ जाता था, ठीक। लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या आ गया? जब यहां के स्क्रिप्ट हमको एग्जीबिशन में या खुदाई वगैरह करके जो मिला, तो वहां पर हमने क्या देखा? लिखा हुआ तो है, लेकिन लिखा हुआ काला अक्षर भैंस बराबर। हमें समझ, ये दुनिया की कुछ ही ऐसी लैंग्वेज है, कुछ ही ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। उनमें से एक है इंडस वैली का स्क्रिप्ट। इसमें वही एरा आ जाएगा, इंडस वैली का एरा आ जाएगा। उसको, इंडस वैली को ही प्रोटोहिस्टोरिकल एज में रखा गया है, जहां पर स्क्रिप्ट हमको मिला है, जिससे प्रूफ होता है कि उनके पास लैंग्वेज भी था, लेकिन वो हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो समझ नहीं पाओगे तो कुछ भी आकृति हो आपके लिए कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर चाइनीज में लिखा के दिखा दूं, अब बोलूं कि पढ़ो क्या लिखा है, तो जिसको वो आएगा वही तो पढ़ पाएगा, सब तो नहीं पढ़ पाओगे। तो आपके लिए वो क्या हो जाए? काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये दिक्कत हमारे साथ हुई। तो जब लिटरेचर यहाँ का समझ नहीं आया, साहित्य समझ नहीं आया, लिखा हुआ समझ नहीं आया, तो हमारे पास इस काल को जानने के लिए फिर से एकमात्र सोर्स क्या बचेगा? फिर से आर्कियोलॉजी। तो यहां पर भी जो सोर्स है इस हिस्ट्री को जानने का, इस एरा को जानने का, वो क्या होगा? आर्कियोलॉजी ही होगा, ठीक। ये समझ आ जाता तो इसकी बात अलग होती, ये समझ नहीं आया तो इसकी बात अलग हो जाती है। तो दोनों में डिफरेंस बोल रहा है, अगर दोनों में सिमिलरिटी बोलेगा तो सिमिलरिटी क्या है? आर्कियोलॉजी। दोनों में सिमिलर है, आर्कियोलॉजी से सोर्स यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पर लैंग्वेज था, यहां पर लैंग्वेज नहीं था, यहां पर था। यहां पर लिपि भी नहीं थी, यहां पर लिपि थी, ठीक। लेकिन यहां पर डिकोड नहीं कर पाए, इसलिए यहां पर भी आर्कियोलॉजिकल और यहां पर भी आर्कियोलॉजिकल, ठीक। इसमें आप किसको रख सकते हैं? हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को रख सकते हैं, आईवीसी। सैंधव सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो इसको आप इस एरा में रख सकते हैं आराम से। और फिर बात आती है किसकी? हिस्टोरिकल एरा
ऐतिहासिक काल, तो सिंपल सी बात है, ये वो काल होगा जहां पर लैंग्वेज भी थी, जहां पर भाषा है ना थी, उसको लिपि के रूप में लिखा भी गया था और हमने उसको अच्छी तरीके से डिकोड भी किया है। तो ये जो एरा है उसका पूरा का पूरा अच्छा खासा सोर्स हमारे पास है। इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी होगा, ठीक है, पुरातत्व भी होगा, प्लस साहित्यिक या लिटरेरी सोर्स भी हो गया। तो दोनों ही तरीके से ये प्रॉस्पेरस है, समृद्ध है और भर भर की चीजें यहां से मिल जाती है। तो इस एरा का इतिहास जानने में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ज्यादा कहां पे होगी, जिसके सोर्स ही अच्छे से नहीं मिले हैं। पढ़ करके किसी चीज को आप भली भांति समझ सकते हैं। अब आप पत्थर मिला, ठीक, या एक कॉइन मिला प्राचीन काल का और उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो कितना ही समझ लोगे उससे। लेकिन अगर आपको पूरा एक बुक मिल गया, जो लिखा होगा उसमें तो अच्छे से आप जान सकते हो उसको। तो यहाँ की और यहाँ के इतिहास को जानने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ से इतिहास की दिक्कतें लगभग लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों ही भरपूर सोर्स यहाँ से मिलते हैं। इसमें कहाँ से कहाँ तक के इतिहास को रखा गया है, तो लगभग 600 BC से लेकर के आज तक का पूरा जो इतिहास है टिल नाउ, ये पूरा इतिहास जो है इसमें रखा गया है। क्योंकि भारत में जो प्रॉपर लेखन शैली है, जिसका हमको प्रूफ सहित मिला है सारी चीजें और हम उसको डिकोड भी कर पाए हैं, तो वो स्टार्ट हुआ है 600 BC के बाद। मतलब ये जो आप लिख रहे हो अभी, जो लिखना सीखे हो, वो प्रॉपर कब से स्टार्ट हुआ है? हाँ, यीशु के जन्म से 600 साल पहले से, 600 BC के समय से हमारे यहाँ ये लेखन शैली स्टार्ट हुई। फिर अभी तक वो लगातार डेवलप हो रही है। पहले फॉर्म अलग होते थे, अब अलग अलग है, ठीक। अब जितनी स्पष्टता है पहले उतनी नहीं होती थी, ठीक। भारत में देखो, वैदिक काल आया था 1500 BC में, और वैदिक काल कब तक चला था? 600 BC तक। वैदिक काल का सोर्स हम किसको लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ साहित्य को, ठीक। लेकिन यहां पर एक पेज क्या फंस जाता है, वैदिक काल के लोगों को लिखना नहीं आता था। वैदिक काल के लोग जो है, उनके पास भाषा थी, दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज थी संस्कृत, सबसे कठिन लैंग्वेज उन्होंने डेवलप कर लिया था। लेकिन वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने कभी भी उसको स्क्रिप्टेड करने की जरूरत ही महसूस नहीं की, कभी उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। वो इतने ज्यादा शार्प माइंडेड थे कि वो सुनकर के चीजों को याद कर लेते थे। ऋग्वेद 10,580 उसमें श्लोक है, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एज इट इज चली जाती थी। कैसे? वो बोलता था, वो सुनता था, अब वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता, तो लगातार वो आगे बढ़ गया। तो उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की कि इसको हमको सहेजना चाहिए। 1000 साल बाद याद आया, जब लोगों का दिमाग कम होने लगा कि अब नहीं हो पाएगा याद, तो उनको महसूस हुआ कि भैया अगर आज ये लोग अपने दिमाग में इस चीज को नहीं रख पाए, तो ये जो अमूर्त धरोहर है, बोलते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको बोलते, ये खत्म हो जाने वाली है। वहां पे जन्म हुआ वेद व्यास जी का। बोलते ना, वेद व्यास ने ही वेदों को लिखा है, तो वो उसके क्रिएटर नहीं है, उससे कंपाइलर है। तो वेद व्यास, कृष्ण देवपायन वेद व्यास, ठीक। तो उन्होंने उसको कहा जाता है कि पूरा कंपाइल किया चारों वेदों को। अब हालांकि ये बात अलग है कि असंभव सा लगता है कि एक आदमी इतना सारा सोर्स जो है उसको लिख ले। इवन उन्होंने महाभारत भी लिखा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो ये लगभग असंभव लगता है कि एक व्यक्ति ने किया होगा। तो कुछ इतिहासकार का ऐसा मानना है कि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ये ऋषियों का एक ग्रुप था, समूह था, जिसने पूरा काम किया होगा। ये पर्टिकुलर कोई एक पर्सन नहीं है और हो भी नहीं सकता, बहुत कठिन काम है। आप एक बुक लिखोगे आपको 3-4 साल लग जाएंगे। 500 पेज की बुक लिखना कभी छोड़, 500-200 पेज की बुक लिखना कभी, आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे उसको लिखने में।
उसके सोर्स ढूंढो, ये वो सब करते करते। पीएचडी होता है ना, थीसिस लिखते हैं, उसमें 5 साल का समय मिलता है, तो एक पीएचडी में 5 साल का समय लग जाता है। ये तो अपने आप में कई पीएचडी के बराबर है अकेला वेद। तो लगभग लगभग असंभव था कि एक व्यक्ति के लिए इतनी सारी चीजों को कंपाइल कर पाना। तो इसलिए उसको जो है कुछ इतिहासकार यहां रख देते हैं प्रोटोस्टोरी कॉलेज में, और कुछ इतिहासकार उसको कहीं नहीं रखते, क्योंकि वहां पर सिर्फ लैंग्वेज था, स्क्रिप्ट था ही नहीं। और सबसे खास बात कि वहां से कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मिला है, तो रखे तो उसको रखे कहां। वैदिक काल का जो सोर्स है वो साहित्य है, ऐसे साहित्य जो क्रिएट तो वैदिक एज में हुए थे लेकिन इंस्क्रिप्टेड नहीं किया गया था, वो बाद में हुआ। और उस एरा के 1000 साल का कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारे पास ज्यादा डेवलप मतलब हम लोग को मिला नहीं है। तो उस एरा को इसमें रखे, इसमें रखे, इसमें कुछ समझ नहीं आता। तो कुछ लोग इसको यहां पर डाल देते हैं, कुछ लोग उसको यहां पर डाल देते हैं, और कुछ लोग उसको स्कीप कर देते हैं। तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो ये आपके लिए इतना टेंशन की विषय नहीं है कि आप इसको कहाँ रखिए, इसको टेंशन लेकर रात भर सोचते रहे कि कहाँ रखेंगे कहाँ रखें। छोड़ दो, ठीक है, कुछ चीजें छोड़ दिया करो, कोई टेंशन मत लिया करो। आपको थोड़ी ना हिस्टोरियन बनना है, आपको तो इतना पढ़ लेना है भैया कि 75 में से 70 नंबर आ जाए। कम है क्या? 75 मान लेते हैं, तो इतना ही पढ़ना है कि 75 में से 75 आ जाए, और इधर 10-12 क्वेश्चन आ रहा है, उससे 10-12 क्वेश्चन बन जाए, बात खत्म। और क्या ही चाहिए लाइफ में, लाल बत्ती तो मिल ही जाएगा। अब तो क्या लाल बत्ती की परंपरा खत्म हो गई है, लेकिन एटलीस्ट नाम तो लिखा रहता है। जो सरकारी गाड़ी रहती है 02 वाला, तो 02 गाड़ी मिल जाएगी, और उसके नीचे में आपको डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो थोड़ा सा लाइफ सेट हो जाएगी, तो अच्छा लगेगा। इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए लाइफ में? कुछ और चाहिए क्या? कुछ और चाहिए तो बता देना। चलिए, तो यहां तक की जो चीजें हैं आपको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर लग गया क्या? चलिए, अब ये जो 3 पार्ट हमने बांटा था, ठीक है, वो टेक्निकली इतिहास को ऐसे बांटा जाता है, लेकिन जब हम इसकी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए एकदम सरल वे में जाना आसान वो होता है, सरल वे में जाना चाहिए, ठीक। और जब सरलता की बात करते हैं तो यहां पर डायरेक्ट आ जाओ आप, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, ठीक, मिडवेल और मॉडर्न, ये 3 पार्ट में आराम से बांट लो, ठीक। वो याद रखो सिर्फ, अगर मेंस वगैरह में आ गया या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो, बाकी आपको चलना है इसी के हिसाब से, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर क्लास खत्म कर देंगे, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। एंशिएंट, प्राचीन, सबसे पहले सोर्स, इतिहास जानने के स्रोत पे चर्चा कर लेंगे कि इतिहास जानने के लिए हमें कैसे कैसे सोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो सोर्स पे चर्चा करेंगे कल। दूसरा, स्टोन एज, पाषाण काल, जो अभी हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल में, ये वो देख लेंगे। पाषाण काल के बाद सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये प्रोटोस्टोरिकल एज का पार्ट। फिर आएगा वैदिक एज, ठीक। वैदिक एज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक। पहला वैदिक काल। वैदिक काल के बाद आने वाला है आपका महाजनपद एरा,
महाजनपद काल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काल था भारत में, महाजनपद काल। भारत का जो आज नक्शा देख रहे हो, ठीक, और जो अखंड भारत हम कहते हैं, वो नक्शा इसी समय पे बना था। ये लगभग कब का बात है? 600 BC का बात है। बहुत इंपॉर्टेंट काल है। इसी में बौद्धिज्म, जैनिज्म भी आएगा। इसी में अशोक के बारे में जो मगध साम्राज्य है वो यहीं से स्टार्ट होता है, महाजनपद काल से। ठीक है, महाजनपद काल के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ महाजनपद काल को। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़नी है चीजें आपको? बौद्ध धर्म, ठीक, और जैन धर्म। इसके समय को कहते हैं भारत में धार्मिक क्रांति और रिलीजियस रिवॉल्यूशन। रिलीजियस रिवॉल्यूशन ये फर्स्ट चैप्टर होगा आपका महाजनपद पीरियड के अंतर्गत, धार्मिक क्रांति। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो धर्मों के बारे में हमको पढ़ना है धार्मिक क्रांति में। दूसरा, मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर। ये मगध एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एंशंट का, सबसे मेन पार्ट है। और ये मगध एम्पायर में जो पहला एम्पायर होगा, ये अपने आप में मगध जो है पूरी की पूरी अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर के बनेगा। बेसिकली इसका जो क्षेत्र होगा वो बिहार का एरिया होगा, मगध पाटलिपुत्र वाला, लेकिन बाद में वो क्या होगा, धीरे धीरे से बढ़ता रहेगा। ठीक, तो मगध के अंतर्गत जो पहली डायनेस्टी है वो है हरियंग डायनेस्टी। हरियंग डायनेस्टी ये नाम ही होगा। इसके पहले एक और छोटी सी डायनेस्टी मैं आपको बताऊंगा जिसका आपको ज्यादा सोर्स नहीं मिलेगा। तो हरियंग डायनेस्टी, दूसरा शिशुनाग, शिशुनाग राजवंश, हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश। फिर थर्ड आएगा नंद राजवंश, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कनवा। बेचारों का नाम खराब कर रहे हो आप लोग। अब इंग्लिश में उसको वैसे लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं, कण्व है नाम, अब इंग्लिश में लिखते तो कण्वा हो जाता है बेचारा। यार छत्तीसगढ़ी किसको नहीं आती? नहीं आती बोल रहा हूं, समझ में आ जाता है, बोलना नहीं आता, बोलना भी आ जाता है। थोड़ा सा सीख लेना, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी में उससे क्वेश्चन भी आएगा, और हो सकता है जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आपसे कन्वर्सेशन में वो बात ही कर ले छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, हालांकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। और इस समय का सीसेट देख लेना, हालत खराब हो गई है लोगों की छत्तीसगढ़ी देख करके। तो ऐसे ऐसे वो जनौला मुहावरे पूछा है ना कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर 4 साल तैयारी कर रहा है उससे भी नहीं बन रहा हो, कहाँ से क्या पूछा है टाइप का। अगड़म बगड़म ऐसे ऐसे शब्द भी वो यूज किया है, अगड़म बगड़म टाइप का। अब वो जनरली गाँव में ऐसे बोल देते हैं, वो उसको पकड़ लिए होंगे वो लोग। अच्छा, एक ठो तो मिल जाता, जोड़ी मिलाओ में आया था वो, एक ठो तो समझ आ जाता, एक ठो भी समझ नहीं आ रहा है कि यार एक ठो समझ आ जाए तो सारे मिल जाए, तो वो भी नहीं बन रहा। तो थोड़ा सा आप लोग इसको टच पे रखिए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आप खुद डेवलप कर सकते हैं, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें से एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आप ध्यान रखिएगा, आप खुद से कर सकते हो। पढ़ाई बाद में हो चाहे मत हो अलग चीज़ है, वो तो होगी ही, लेकिन आप अपने स्तर पर उसको प्रयास कीजिए कि उसको आप थोड़ा सा सुधारो। थोड़ा सा ग्रामर, ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे तभी समझ आएगा, वो कोई टेक्निकल तो होता नहीं है।
तो जैसे जैसे आप बुक से पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करना कि आप थोड़ा अपने हिसाब से भी लैंग्वेज को तैयार करते चलो, क्योंकि लैंग्वेज में ही तो लिखोगे, तो जितनी बेहतर आपकी लैंग्वेज होगी उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में दिक्कत कम होगी। ठीक है, तो ये जो मगध एम्पायर है, मगध साम्राज्य, वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये 5 और 1 6, ये 6 जो डायनेस्टीज थे, राजवंश थे, उन्होंने शासन किया, उन्होंने रूल किया, उनके बारे में पढ़ना है। और ये क्रम पूछता है, ये यही क्रम में है, ये सीक्वेंस याद रखना, ये सीक्वेंस आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इतिहास का फेवरेट क्वेश्चन होता है सीक्वेंस। अभी भी आया था, अभी भी क्वेश्चन आया था कि आपके पास चार वो थे, घटनाएं थी, वो 4 घटनाओं के नाम दिया गया था और बोला था इसको सीक्वेंस में जमाइए। अब वो इजी था, बड़ा बड़ा टॉपिक था तो जम गया, एकदम छोटा छोटा उठा के पूछता तो नहीं जमता। तो वहां पे आपको सीक्वेंस याद रहना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस मगध एम्पायर का। इसके बाद जब मगध एम्पायर खत्म हो गया तो भारत में कुछ और राजवंश आए, जैसे सातवाहन, ये राजवंश का नाम है सातवाहन, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक, सातवाहन राजवंश। सातवाहन के बाद हम एक टॉपिक देखेंगे, क्या? इन्विजन, फॉरेन इन्विजन, विदेशी आक्रमण। भारत में 500 बीसी से लेकर के, यानी कि 5th सेंचुरी बीसी से लेकर के 5th सेंचुरी एडी, कितना साल हुआ? 500 साल पहले से लेकर के 500 साल बाद कितना साल हुआ? 1000। उस 1000 साल में भारत में कितने इन्वेडर्स आए? तो ये एक अलग टॉपिक, हम उसको खत्म करेंगे इन्विजन्स में, फॉरेन इन्विजन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गुप्त, गुप्ता पीरियड, गुप्त साम्राज्य। 2 साम्राज्य इतने इंपॉर्टेंट हैं प्राचीन काल में, एक मौर्य और एक गुप्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों से भर भर के क्वेश्चन आएगा आपको मेंस में, तो दोनों से ही आपको पूरे बड़े क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, तो ये मौर्य वाला ये, और उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट है वो गुप्त। इसके बाद साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का इतिहास, जिसमें क्या आएगा? संगम काल, संगम एज। जो साउथ इंडिया का इतिहास है वो कहां से स्टार्ट होता है? संगम पीरियड से, संगम काल से। वो संगम क्या है हम बाद में चर्चा कर लेंगे, संगम काल से। और संगम काल में आपको 3 डायनेस्टीज पढ़ने हैं, चेर, चोल और पांड्य। चेर डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी और पांड्य डायनेस्टी, तो ये सारे डायनेस्टीज हम पढ़ लेंगे। ठीक, और इसके बाद इससे लगा हुआ एक और चैप्टर आप देख लीजिएगा, ये इसके बाद लिख लेना, यहां पर लिख रहा हूं, लेटर गुप्ता। ठीक, उत्तर गुप्त काल बोलते हैं जिसको, उत्तर गुप्त, लेटर गुप्ता पीरियड। इसके बाद राजपूत, राजपूत पीरियड और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और यहां पर आपका एंशिएंट का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है एंशिएंट। तो भैया आप उस देश में रह रहे हो जहां का इतिहास 5 से 7 हजार साल पुराना है, तो हलवा थोड़ी है जो बनाए और खा लिए। अब सपने बड़े हैं तो 100 के तो पूरे नहीं होंगे, तो सपने पूरे करने के लिए जागना भी तो पड़ेगा ना।
तो सपने पूरे करने हैं तो जाग जाइए, ड्रीम अचीव करना है तो सोने से ड्रीम अचीव नहीं होगा, जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रूटीन बना लीजिए, रूटीन फिक्स कर लीजिए अगले 1.5 साल 2 साल के लिए कि भैया अगले 1.5 साल तक 2 साल तक मुझे क्या करना है, ये आज से फिक्स कर लो। आने वाले समय में अगर फिक्स कर लेंगे बोलोगे तो 2 साल तक कर ही लोगे, वो 2 साल तक चलेगा, वैसे पीछे बात मत करो, ठीक है। तो आज से ही आप इस रूटीन को फिक्स कर लीजिए कि आने वाले समय में हमें जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। तो क्या करना है वो तो हम बता देंगे, और क्या नहीं करना है ये आप तय करोगे। हर वो चीज जो आपको आपके ड्रीम को अचीव करने में ऑब्स्टिकल का काम करे, रुकावट का काम करे, वो हर चीज को तुरंत अपने लाइफ से निकाल फेंको। जो भी उसमें चीजें शामिल हो, अगर आपका परिवार भी हो उसमें, तो 2 साल के लिए साइड कर दो। ये भी कह रहा हूं मैं, अगर आपके परिवार के लोग ही आपके ड्रीम को अचीव करने में आपके लिए रुकावट बने ना, तो 1.5-2 साल के लिए उनको बोलो कि अभी टाइम है आपसे बात करने के लिए, मैं बात करूंगा 2 साल बाद, अभी टॉक टू माई। क्या फर्क पड़ता है? अगर 2 साल तक आप तैयारी करके वहां तक पहुंच गया ना, तो फिर वो लोग आगे पीछे घूमेंगे। 2 साल गाली देने दो। बोलते ना छत्तीसगढ़ में शब्द आता है कुठहा परना, सुने हो? कुठा परना बोलते हैं, मतलब इसको कुछ भी बोल लो फर्क, गाली दे लो, जो भी करना है, नहीं पड़ना फर्क। जिसका मन कमजोर होता है ना, और जो अंदर से स्ट्रांग नहीं होता, उसको बाहर की चीजें ज्यादा परेशान करती है। कोई कुछ बोल दिया, मुंह फुला लिया, मेरे को ऐसा बोल दिया, कोई आपकी बात नहीं सुना, मेरी बात नहीं सुना, गुपचुप वाला उसको गुपचुप पहले दे दिया, मेरे को नहीं दिया, मुंह फुल गया, अरे नहीं खाता तेरे पास। जो जिसका मन कमजोर होता है ना, और जिसका विल पावर कमजोर होता है, उसको ना बाहर की छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो मन को थोड़ा स्ट्रांग बना लो, और दुनिया बाहर में जाए। वो दुनिया आपको नौकरी नहीं देने वाली, वो दुनिया आपको लाल बत्ती नहीं देने वाली, वो दुनिया आपको कुछ नहीं देगी सिवाय ताने के। और जिस दिन आपके जेब में पैसा होगा और आपके पास पावर होगा और पोस्ट होगा ना, तो वो आप उसको गाली दोगे ना 4 ठो, तो भी सुनेगा वो, और यहीं बैठेगा आपके सामने। आप बोलोगे नीचे बैठो तो नीचे बैठ जाएगा। तो अगर वो दिन देखना है तो अभी सह लो, अभी अपने आप को तपा लो, कि जितना तपोगे। एक ज्वेलरी जब पहनते हो आप, तो बेचारे ज्वेलरी के बारे में सोचा है कभी? पहले उसको सोने को, उसका जो आयरन और वो होता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, अयस्क होता है, उसको गलाया जाता है। गलाने के बाद उसको ढांचे में डालते हैं, फिर ठक 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 ठोकते हैं। ठोकने के बाद वो पूरा इतना अच्छा शेप में आता है, और फिर आपकी शोभा बढ़ाता है। तो जितना गहना महंगा होगा उतना आपकी कीमत बढ़ जाती है गहने से। लेकिन वो गहना बनने के लिए उसने कितना सहा है। तो सहोगे नहीं तो सूरज दुनिया में इतनी रोशनी देता है, और बेचारा खुद कितना जलता है, कभी सोचो? तो अगर रोशनी जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना भी पड़ेगा। तो आज से डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और दुनिया को साइड में रखो, ठीक। और घोड़ा का जो वो रहता ना, यहाँ पे लगा रहता, देखना क्या बोलते हैं उसको, बस यही रहना चाहिए, ना इधर देखना ना उधर देखना, सीधा देखना। जब वहां पर पहुंच जाओ तो निकाल लेना, फिर देखना सब दुनिया आपके पीछे खड़ी होगी। अच्छा लगता ना सुन के? सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन घर जाके फिर मम्मी की याद आ जाती है, फिर पढ़ने बैठते हैं तो फिर पापा की याद आ जाती है, फिर खाना, फिर भूख लगता है, फिर मोबाइल बजने स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप का लगता है, फिर अंगूठा चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 1 घंटा निकल जाता है, फिर बोलते हैं अरे बहुत दिन हो गया, आज छोड़ो, अब क्या पढ़ेंगे, टाइम हो गया, आपको कल पढ़ेंगे। और फिर जब कल आता है तो 2 साल निकल जा रहता है, तो फिर ड्रीम जो है वो सपने में ही रहता है फिर ड्रीम। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, ये सिलेबस है, और आप जितना स्पीड से बढ़ोगे, जितना जल्दी समझोगे, उतना जल्दी हम यहाँ तक पहुँचेंगे। और ये एक ही पार्ट है,
मैं आपकी शक्ल देख करके दूसरा पार्ट का सिलेबस नहीं बता रहा हूँ। दूसरा पार्ट तो छोटा है, मॉडर्न है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये एक एक करके तीनों स्टेज आके जाएंगे और कल से जो है इस सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आप तैयारी से आइए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाओगे तो उस कॉपी में बनाना, ये कोरा जो पेपर होता है तो कोशिश करना उससे बनाना। ये वाले कॉपी जो है ना फट जाती है बाद में, और एटलीस्ट 2 साल तो आपके पास रहे वो नोट्स, इतना बना लेना, इतना ठीक ठाक तरीके से, ठीक है।